हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, पहला चैप्टर। आज हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली, क्लास 10th। बिहार बोर्ड 2025 से 26 सेशन के बच्चों के लिए। मैं आप सभी के लिए चैप्टर वाइज क्लास लेके आऊँगा गणित का, ठीक। जिसमें आज जो हमारा क्लास होने वाला है, पहला चैप्टर जो कि यूनिट फर्स्ट, हमारा यूनिट नंबर पहला, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यूनिट फर्स्ट में पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, ठीक है। उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते। हमारा जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, इस चैप्टर को हम लोग चार भाग में बांट के पढ़ने वाले हैं। कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे? 4 भागों में, ताकि आसान रहे। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हर एक टाइप के क्वेश्चन जो इसमें आने वाले हैं, पहले चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है संख्याओं से परिचय, या संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ना। संख्याओं के प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ना है, जो कि आपका सिलेबस में है, ठीक है। हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे नंबर्स को पढ़ना, जो आपने पहले भी पढ़ा है, और इसको रिवाइज करते हुए जो आपके सिलेबस में जो नंबर्स को पढ़ना है, उन नंबर्स को भी पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड से, मतलब यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम से मौसो, एचसीएफ फाइंड करना, मौसो निकालना, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, से मौसो तथा लौसो निकालना, मौसो तथा लौसो, ठीक है। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, ठीक। तो आपका जो पहला चैप्टर है उसको हम 4 भागों में बांट के पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसो निकालना, और देन आफ्टर हम क्या पढ़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड से मौसो और लौसो निकालना, और फिर लास्ट में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की बात करेंगे, ठीक। हम लोग बारी बारी से इन सेक्शंस को पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी इसी वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संख्याओं के प्रकार। क्या बात करेंगे बेटा? संख्याओं के प्रकार। ध्यान से देखना बेटा। जो बेसिक संख्या आपकी है, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। आप सब इसको पहले भी पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे इसको। पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक। और उसके बाद जो आपके चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, मतलब कि रियल नंबर, ठीक है। इन नंबर्स के अलावा भी कुछ नंबर्स जिनसे प्रश्न आते हैं, आप उसको भी देखिएगा। जैसे कि कुछ नंबर्स हैं जैसे कि सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और सह अभाज्य संख्या। ठीक। तो हमको संख्याओं के प्रकार में इन सारी संख्याओं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जिनमें से आपने पहले बहुत सारी संख्याओं को पहले भी पढ़ रखा है। चलिए एक एक करके हम लोग इन संख्याओं से परिचय लेते हैं। सबसे पहला है आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है सर? तो प्राकृतिक संख्या और कुछ नहीं, गिनती की संख्या को ही क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ये होती है गिनती की संख्या। क्या क्या हो जाएगा भाई? गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते ये आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। सबसे छोटा आपसे पूछेगा सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है, तो वो 1 हो जाएगी, ठीक है। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं जो दूसरा हमारा प्रकार था, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होगा? इसमें केवल एक एक्स्ट्रा क्या आएगा? 0। इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा 0। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5 ये आगे ऐसे बढ़ते रहे। सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 0। चलिए अगला संख्या है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में आप लोग जानते ही हैं कि इसमें पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को भी क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। जैसे कि
0, 1, 2, 3 इस प्रकार से आगे चलते रहेगा। -1, -2, -3। ठीक। 0 के बाद की जो संख्याएं हैं उन्हें क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और 0 के पहले की जो संख्या उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक। 0 के बाद की संख्याओं को क्या बोलेंगे बेटा? धनात्मक पूर्णांक। और 0 से पहले की संख्याओं को क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है। 0 पूर्णांक तो है, लेकिन यह ना तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। ठीक है। 0 पूर्णांक है लेकिन धनात्मक ऋणात्मक में से नहीं। जैसे जैसे आप संख्या रेखा पर दाईं की तरफ जाएंगे वैल्यू बढ़ता जाएगा, और बाईं तरफ बढ़ने पर वैल्यू क्या होगा? कम होता जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ये आप पूर्णांक पहले भी पढ़ रखे हैं, समझ में आ रहा ना? चलिए, तो अभी हमने क्या पढ़ा? प्राकृत संख्या क्या होती है? गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या, जो कि 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। ठीक। उसके बाद क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या के ही परिवार में हम 0 को ऐड कर लेते हैं तो क्या होता है? जो संख्या का जो नया फैमिली बनता है उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है? 0 से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। फिर पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होता है? पूर्ण संख्या के ही फैमिली में हम ऋणात्मक प्राकृत संख्या को भी जब शामिल कर लेते हैं तो जो संख्या का जो नया परिवार बनता है उसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। ठीक है। ठीक है। चलिए, अब आगे पूर्णांक के बाद जो आपको पढ़ना है वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर इसको बोलते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या हो सकते हैं भाई? पूर्णांक हो सकते हैं। p और q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे, इंटीजर होंगे। ठीक है। p और q क्या होंगे? पूर्णांक। और जो हर है हमारा q, ये 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है। p और q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे, और हर जो है वो q जो है वो q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है। ये हमारा अंश, और ये नीचे क्या है? हर। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कोई भी आप नंबर ले लीजिए, जैसे 1/2, -2/3, 0, -5, 22/7, है ना? कोई भी नंबर, ये सारे के सारे क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अभी तक आपने जितनी भी संख्याओं को पढ़ा, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, ये सारे के सारे परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। ये सारे के सारे परिमेय संख्याएं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि -5 है तो इसके हर में कुछ नहीं तो क्या होगा? 1 होगा। 0 के हर में कुछ नहीं तो क्या होगा? 1 होगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए, हाँ, 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको लिखाया गया परिभाषा क्या? p का मान 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन q का मान 0 नहीं होगा। p का मान 0 हो सकता है लेकिन q का मान 0 नहीं होगा। ठीक। चलिए, परिमेय संख्या होगी। अब अपरिमेय संख्या क्या होगा? अपरिमेय संख्या
वे संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं वो क्या कहलाएंगे? अपरिमेय कहलाएंगे। जो परिमेय नहीं है वो क्या कहलाएंगे? अपरिमेय कहलाएंगे। मतलब परिमेय का ही विपरीत क्या कहलाएगा? अपरिमेय। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा इसका? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा √2, 3, √5, ठीक। इसके अलावा पाई, है ना, पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। 0.1 0 1 1 0, जीरो पॉइंट 1 0 1 1 0 1 1 1 ऐसे ये आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। मतलब अशांत अनावर्ती, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, वहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो √2 क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। √3 क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। √5 क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। पाई भी क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। चलिए, और भी बहुत सारी होंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। तो अभी तक आपने जितनी भी संख्याओं को पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और क्या पढ़ा? परिमेय संख्या और फिर अपरिमेय संख्या। इन सारी संख्याएं, ये सारी की सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। ये सारी की सारी संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है, रियल नंबर कहलाती है, ठीक है। तो हमने संख्याओं के प्रकार के बारे में अभी जो पढ़ा उनमें कुछ को देखा है। संख्याओं के प्रकार में कुछ को देखा। क्या क्या देख लिया? ये चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। क्या क्या देख लिया हमने? हमने देखा प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, ये आगे बढ़ते रहेगा। पूर्ण संख्या क्या होती है? ये 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 ऐसे। पूर्णांक क्या होगा? इसमें माइनस वाले नंबर भी आएंगे और 0 भी आएगा और प्लस वाला नंबर भी आएगा, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होगा? जो पी बट्टे के रूप में लिखा जाएगा, P/Q के रूप में। PQ पूर्णांक होंगे और Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। जो संख्याएं परिमेय नहीं होंगी वो क्या कहलाएंगी? अपरिमेय कहलाएंगी। और ये सारी की सारी संख्याएं किस में आ जाएंगी? वास्तविक संख्या में आ जाएगी। अब हम बात करेंगे सम संख्या के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, सम संख्या। चलिए, सम और विषम, इस दोनों को साथ में लेके पढ़ते हैं। सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्याएं और विषम संख्या, इसकी परिभाषा क्या होगा? 2 से पूर्णतः विभाजित, 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याओं को क्या बोलेंगे? सम संख्या। ये क्या होगा? 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं, पूर्णतः विभाजित नहीं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 2 से पूर्णतः विभाजित और विभाजित नहीं, कोई भी नंबर जो 2 से कटने वाला हो, 2 4 6 8, है ना, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। 382, 540, 92, 1080, ठीक है। और भी बहुत सारी संख्याएं जो 2 से क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी, वो क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं। विषम संख्या क्या कहलाएगी? 2 से नहीं कटेगी। जैसे 1 3 5 7, इसी तरह से 8 5 1, 9 3 3, 99, इसी प्रकार से। तो जो नंबर 2 से पूरी तरह से कट जाएगी वो क्या कहलाएगी? सम संख्या। और जो 2 से पूरी तरह से नहीं कटेगी, मतलब शेषफल बच जाएगा, वो क्या कहलाएंगी? विषम संख्या, ठीक है। तो 2 से पूर्णतः विभाजित संख्याओं को क्या बोलेंगे? सम संख्या। और वे नंबर जो 2 से पूरी तरह से नहीं कटते, विषम संख्या,
ठीक है, समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग बताइए? आगे बढ़े तो चलिए। अब हम लोग को पढ़ना है जो आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंट योगदान देने वाला है, क्योंकि इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी और 2 नंबर वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, वो संख्या है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए इन दोनों संख्याओं को भी हम लोग देखते हैं। अभाज्य संख्या और दूसरा है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में आप बात याद रखिएगा, एक ही बात, कि इसके क्या होते हैं, केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड। केवल 2 गुणनखंड वाली संख्याओं क्या बोलेंगे हम लोग, भाज्य संख्या। अभाज्य में अभाज्य संख्या और 2 से अधिक गुणनखंड वाली संख्याओं क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, भाज्य। 2 से अधिक गुणनखंड वाली संख्याओं को क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। ठीक, इनमें जो 2 गुणनखंड होंगे, एक होगा फिक्स सब में, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, वो नंबर खुद स्वयं, मतलब वो नंबर 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। ठीक है, इसमें एक स्वयं तो होंगे ही, 1 से भी कटेगा, वो खुद से भी कटेगा, क्योंकि दुनिया की सारे नंबर खुद से कटती है और 1 से कटती है। इसके अलावा भी कोई दूसरा नंबर होगा, इसके अलावा भी क्या होगा, दूसरा नंबर, अदर। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो अभाज्य संख्या में क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, इसी प्रकार से। ठीक, जब हम 2 को देखते हैं, जब हम 2 की बात करते हैं तो 2 के केवल क्या है, 2 गुणनखंड है। 2 केवल 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। 3 को देखें, 1 से लगेगा और 3 से लगेगा। 5 के गुणनखंड की बात करें तो 1 और 5। 7 के गुणनखंड की बात करें तो 1 और 7। 11 के गुणनखंड की बात करें तो 1 और 11। तो इन सारी संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हैं, तो वैसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है, और भाज्य संख्या की नहीं बोलेंगे। चलिए इनका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, इस प्रकार से आएंगी। जब हम 4 का फैक्टर लिखते हैं बेटा, 4 का क्या क्या हो जाएगा बताइए, 1 से, 2 से और 4 से। इसके फैक्टर कितने हो गए, 1, 2, 3, मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया ना। तो जब 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, उसे भाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चलिए। अब होता क्या है ना, परीक्षाओं में आपको कभी कभी इसका नाम बदल के पूछ देता है। जैसे कहेगा कि निम्न में से कौन यौगिक संख्या है, या निम्न में से कौन रूट संख्या है। तो यौगिक संख्या और रूट संख्या क्या होती है वो जान लीजिए। भाज्य संख्या को ही क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या को ही क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या। यौगिक संख्या। और अभाज्य संख्या को ही क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या। ठीक है, अंग्रेजी में क्या होगा, ये प्राइम नंबर, और ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो परीक्षाओं में आप फंसिएगा नहीं, यौगिक संख्या बोलेगा तो भाज्य संख्या और रूट संख्या बोलेगा तो अभाज्य संख्या। ठीक है, अब इन संख्याओं के अलावा अब बचा कौन हमारा संख्या देख लेते हैं। हमने पढ़ लिया
प्राकृत संख्या को पढ़ लिया, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसमें जीरो आ गया तो पूर्ण संख्या बन गया, माइनस वाला नंबर आ गया तो क्या बन गया, पूर्णांक संख्या बन गया। बटे के रूप में लिखेंगे तो परिमेय संख्या, जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। बाकी सारे के सारे नंबर क्या है, वास्तविक संख्या है। अब सम संख्या के बारे में क्या पढ़ा हमने अभी तुरंत, सम संख्या के बारे में हमने पढ़ा, ये दो से क्या होंगी, कट जाएंगी, और ये क्या होंगी, विषम संख्या, दो से पूरी तरह से नहीं कटेंगे। अभाज्य संख्या के बारे में क्या पढ़ा, जिसके केवल दो गुणनखंड, ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर्स, ठीक है। और भाज्य संख्या में क्या पढ़ा, मोर देन टू फैक्टर्स, मतलब दो से अधिक गुणनखंड, मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक। ये कीवर्ड्स हैं जिनसे आप संख्याओं की परिभाषाओं को रटने से बचेंगे, ठीक है, और संख्याओं को आसानी से समझ सकेंगे, ठीक है। जब हम लोग भी पढ़ते थे ना तो काफ़ी बार ऐसा होता था कि हम संख्याओं को रटते थे, उनकी परिभाषाओं को रटते थे, जिनसे होता था क्या कि कुछ समय तक वो परिभाषाएं हमें याद रहती थी, और उसके बाद एक समय के बाद अगर कोई पूछता था कि बताओ अभाज्य संख्या क्या है या भाज्य संख्या क्या है, तो नहीं बता पाते थे। तो ये कीवर्ड्स आपको बहुत काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप ये हर एक संख्या के बारे में 2-3 वर्ड्स में आप याद रखोगे और आपको कंसेप्ट उसका समझ में रहेगा, तो आप कभी भी उस संख्या की परिभाषा को बना सकते हैं खुद से, ठीक है, और पहचान सकते हैं। जैसे अभाज्य संख्या, ये सबसे कंफ्यूज करता है बच्चों को। कौन संख्या? अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि दोनों में अ का ही केवल अंतर है। हिंदी में केवल क्या है? अ का अंतर है। अभाज्य और भाज्य, अक्सर विद्यार्थी इसमें क्या होते हैं? कन्फ्यूज होते हैं। इसलिए याद रखिएगा, अभाज्य क्या होंगे? वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे वो क्या कहलाएंगे? अभाज्य। और जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या। ठीक है, चलिए, तो हमने जो पहला सेक्शन कंप्लीट कर लिया। मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बताया था कि हमारा जो पहला यूनिट है संख्या पद्धति, ठीक है, उसको हम लोग 4 सेक्शंस में बांट के पढ़ने वाले हैं। पहला सेक्शन है संख्याओं के प्रकार, ठीक है, दूसरा यूक्लिड विभाजन से मौसौ, तीसरा अभाज्य गुणनखंड से मौसौ लौसौ, और फिर लास्ट क्या है? परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। तो हमने पहला जो सेक्शन है ना उसको कंप्लीट कर लिया। पहले सेक्शंस को हमने क्या कर लिया है? कंप्लीट। जो हमारा पहला सेक्शन है बेटा, ये क्या हो गया? कंप्लीट। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे सेक्शन की, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसौ। चलिए, एक काम करते हैं ना, जो हमने पहला कंप्लीट किया है उससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी क्या कर लेते हैं? कर ले। मैं तो भूल ही गया था कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। ठीक है, अच्छा क्या याद आ गया। चलिए, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं संख्याओं के प्रकार से, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत। क्या होंगे? अनंत होंगी। आपने पढ़ा होगा। जैसे आप मान लीजिए कि कोई 2 परिमेय संख्या ले लीजिए, 1 और 2, इसके बीच परिमेय संख्या कैसे निकालते थे? दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते थे। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3, 3/2। ठीक, फिर आप इन दोनों के बीच निकालोगे। कैसे निकालते थे? दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते थे या 1/2 से गुना करते थे? जैसे अगर मैं निकाल के बताऊँ इस दोनों के ठीक बीच का, तो 1 + 3/2। ठीक है, कितना होगा? 2 × 2 = 3, 5/2। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/2 से। 5 बट्टा क्या हो जाएगा? 4। तो इस दोनों के ठीक बीच में क्या है? 5/4। अब इसी प्रकार से आप निकालते चलोगे और आते चलेगा, मतलब 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? देखिए, √7 अपरिमेय है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, √2/√5 भी अपरिमेय है। √3/√7 भी क्या है? अपरिमेय। √75 की अगर हम बात करें, √75, /75 √5
48। जब आप इसको तोड़िएगा तो वो अपरिमेय संख्या नहीं बचेगी। कैसे, देखिए इसको तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, 25 या 75 तोड़ सकते हैं। इसको तोड़ सकते हैं 16 या 48। अब देखिए √3 और रूट क्या है 25, √3 और √25, √16 और √3। अब होगा क्या, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो 5/4 जो निकल के आया बेटा क्या है, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या, मतलब अपरिमेय नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम। अच्छा, मौसम की तो अभी बात नहीं की ना हमने, तो आगे करेंगे। पहले संख्याओं से संबंधित सवाल को करते हैं, ठीक है। √2 है, √2 क्या है बताया जस्ट, क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या। पाई है, बताइए क्या होगा पाई, अभी तुरंत पढ़ा हमने। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। 5 - √5 क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अगला मौसम की तो बात अभी हमने नहीं की। 3 - √3 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक, ये सारे सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, संख्याओं से संबंधित सवाल। √3 बटा √12, √3 बटा √12, ये देखने से तो अपरिमेय संख्या लग रहा है। क्या लग रहा है, अपरिमेय संख्या। लेकिन जब आप इसकी जांच पड़ताल करोगे ना तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा। कैसे, √3 तो √3 है बेटा, और नीचे क्या है 12। इसको लिख सकते हैं √4 गुना √3, लिख सकते हैं ना। √3 से √3 खत्म हो गया। 1/4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 1/2 क्या बताइए, परिमेय संख्या है ना। 1/2 क्या है, परिमेय संख्या। तो ये क्या लिखा हुआ है, 1/2 ही लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, संख्याओं से संबंधित परिमेय अपरिमेय बताना और भी। चलिए अगला बनाइए। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, अभी तुरंत बताया मैंने। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे। तो 8 की अगर बात करें हम, तो इसका गुणनखंड लिखे तो 1, 2, 4 और 8। तो ये तो अभाज्य नहीं है ना, अभाज्य नहीं हुआ, क्योंकि केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए। 9 की बात करें 1, 3 और 9, ये भी अभाज्य नहीं हुआ। आपसे पूछा क्या है, अभाज्य कौन है, अभाज्य कौन है। 13 की बात करें, 13 ऑप्शन सी 13, 1 और 13, इसके गुणनखंड केवल 2 गुणनखंड है, 1 और 13। एक तो 1 है और दूसरा वो नंबर खुद है। तो ये क्या है, आपका अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर सी राइट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, देख रहे हैं ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं सभी संख्याओं से संबंधित। निम्नलिखित में पाई/2 क्या है, अभी तुरंत बताया था कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई/2 पूछेगा तो वो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाए। ऑप्शन बी। 3√3 कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब देखो, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो तो परिमेय बन जाएगा, जिसका नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। जैसे 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, 25 का वर्गमूल बात करें 5, 36 का वर्गमूल 6। तो ये तो परिमेय संख्या हो गया ना, 4, 5, 6 परिमेय संख्या हो गई। तो क्या बचा 20, √20 अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। चलिए, 1/√5 क्या होगा, 1/√5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्योंकि बट्टे के रूप में लिख तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक थोड़ी है बेटा, ये पूर्णांक थोड़ी, √5 पूर्णांक थोड़ी हुआ। चलिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, वही बात है। इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे, इसको तोड़ेंगे पहले, ठीक है।
बताइए इसका क्या होगा, 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये 64, देखिए कोई भी नंबर अगर ऐसे हो a बाई बी, उसके पूरे पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, √a/√b। तो यहाँ पे लिखा हुआ है √64/36, तो ये क्या हो जाएगा, 64 का वर्गमूल बट्टा 36 का वर्गमूल। क्या होगा बताइए, 64 का वर्गमूल 8, 36 का वर्गमूल 6, ये परिमेय संख्या हो गई। तो ये तो परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो ये 49 का वर्गमूल 7 और 9 का वर्गमूल 3, ये भी परिमेय संख्या है। पूछा क्या है, इनमें अपरिमेय कौन है, तो अपरिमेय ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब अभाज्य गुणनखंड अभी तो नहीं सिखाया ना, दशमलव प्रसार शांत शांत, ये अभी नहीं करवाया। चलिए ये बताइए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, जल्दी बताओ। 2 + √3 है, 5 + √3 अपरिमेय है, √3/√5 अपरिमेय है। देखो ये दिखने में अपरिमेय लग रहा है लेकिन अपरिमेय है नहीं, क्यों, अभी तुरंत बताया, √12 √3 कैसे टूटेगा बताओ, √3 × √4, ठीक है। और नीचे क्या है, √3, √3 से √3 खर्च जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या, मतलब कि अपरिमेय नहीं है। क्या है, समझ में आ रहा ना। चलिए आपको एक बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, और टॉपिक वाइज आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस चैप्टर को 4 सेक्शन में बांट के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि बच्चों को बेहतर तरीके से समझ में आ सके, बच्चे पढ़े और तुरंत उसका क्वेश्चन करना ज़रूरी होता है, ताकि उन कॉन्सेप्ट्स को वो प्रैक्टिकली यूज़ कर पाए। अगला है यूक्लिड तो नहीं पढ़ा ना अभी। चलिए ये बताइए 5.2333, हालांकि मैं इसके बारे में पढ़ाऊँगा लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को अभी मैं सॉल्व कर देता हूँ। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि अगर कोई नंबर सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो कौन सा केस होता है बेटा, रेकरिंग का केस होता है, और रेकरिंग वाले क्या होते हैं, परिमेय संख्या ही होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या। हालांकि इसके बारे में मैं आगे पढ़ाऊँगा, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, है ना, सेक्शन आपका सेक्शन 4। चलिए परिमेय संख्या ये भी बताऊँगा, वहाँ पढ़ाऊँगा तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये मौसूल अभी नहीं। हाँ ये बताओ, ये बताइए ए और बी सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या नहीं पढ़ाया क्या, चलिए यहीं बता देता हूँ। वैसी दो अभाज्य संख्याएं या वैसी दो प्राकृत संख्याएं, वैसी दो प्राकृत संख्याएं या दो से अधिक भी हो सकती हैं, वैसी दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका मौसम क्या हो, एक हो, वे दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, सहअभाज्य कहलाएंगे, ठीक है। तो सहअभाज्य संख्या होने के लिए, सहअभाज्य संख्या होने के लिए, सहअभाज्य सहअभाज्य संख्या होने के लिए मौसम 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मौसम 1। तो वही पूछा है, ए और बी सहअभाज्य कहलाते हैं यदि ए और बी का मौसम कितने के बराबर है, तो भाई 1 के बराबर है। जब दो संख्याओं का मौसम 1 होगा तो उन दोनों संख्याओं को क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, सहअभाज्य संख्याएं। चलिए हाँ इसमें पहचान करना है, देख रहे हो, अभाज्य सहअभाज्य संख्या से 2 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो ये पूछेगा
ठीक, ये कंसेप्ट से क्वेश्चन था और ये भी। इसमें आपको फाइंड करना है कि कौन सा सहअभाज्य, तो जिनका मौसो क्या होगा, एक होगा वो सहअभाज्य। 15 और 20 मौसो निकालो, क्या होगा, मौसो कितना निकला बेटा, 5 निकला। क्या सहअभाज्य होगा, नहीं होगा, तो ये सहअभाज्य नहीं है। अब 9 16 को फाइंड करते हैं, 9 और 16, ठीक है। 9 एकम 9, 7 एकम 7, 2 तिहाई 6, 1 2 9, लास्ट में भाजक जो होता है वही मौसो होता है, तो मौसो कितना निकला, 1। इन दोनों का मौसो कितना है बेटा, 1 है, इसलिए क्या कहलाएंगे, सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी, ठीक है। चलिए, √3 और √5 कौन सी संख्या बताओ, अपरिमेय संख्या। आगे, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, √3 तो अपरिमेय है, √6 भी अपरिमेय, 4 + √5 भी क्या है, अपरिमेय। अब देखो यहाँ पे √2 और √2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 2। नहीं समझ में आया, देखो 2 √2 बट्टा √2, √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 2, ठीक है। 2 तो परिमेय संख्या है, तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर। चलिए, दशमलव प्रसार आगे पढ़ेंगे। 22/7 बताओ कौन संख्या होगी, 22/7 क्या होगी, परिमेय संख्या। देखो पाई पूछेगा तो क्या होगा, पाई अगर पूछे तो कहेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। और 22/7 पूछेगा तो क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, ठीक है, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। चलिए आगे, √7 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या। अगला, ठीक है। चलिए, अब आपका जो क्वेश्चन आ गया, सेक्शन 2 से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया। सेक्शन 2 क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को पहले समझते हैं, उसके बाद इससे क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये है क्या, तो ये मौसा निकालने की तकनीक है। क्या निकालने की तकनीक है, इससे हम मौसा निकालते हैं, ठीक है, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने का एक तरीका है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करके इससे क्या करते हैं हम लोग, एचसीएफ निकालते हैं विभाजन विधि द्वारा, ठीक है। इसमें जो आपको फॉर्मूला याद रखना है, A = BQ + R। यहाँ R जो है वो क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन क्या होगा, B से छोटा। अब ABQR क्या है वो समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आप मान लीजिए कोई 2 नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 8 और 12। इसका हम मौसा निकालना स्टार्ट करते हैं, 8 और 12 का। 8 एकम 8, 4 दूना
4 दूना 8। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझिएगा, ये जो 12 है ना बेटा, 12 ये ए है आपका। ठीक है, 8 क्या है, बी है, 1 क्या है, क्यू है, 4 क्या है, आर है, आर का वैल्यू है, मतलब शेषफल है। ये भागफल है, ये भाज्य है, ये भाजक है। आपने पहले पढ़ा होगा बचपन में ये फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, पढ़ा होगा। वही सेम फार्मूला यहाँ पर है, थोड़ा सा चेंज है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। शेषफल जो होता है ना, शेषफल या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। शेषफल हमेशा क्या होगा, b से छोटा, मतलब भाजक से छोटा होता है। देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में भाजक कितना है, 8 है, और शेषफल कितना है, 4 है। शेषफल भाजक से छोटा है कि नहीं है, शेषफल भाजक से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। ठीक, चलिए तो अब इस जो HCF को हमने भाग विधि से बनाया, इसको यूक्लिड से कैसे बनाएंगे। देखिए इसको यूक्लिड में कैसे बनाना है समझिए, एक रफ हम समझाते हैं पहले आपको, फिर क्वेश्चंस को करेंगे। आपको इसमें स्टेप लिखना होता है। जैसे यहाँ पे चूँकि 2 डब्बा बना है तो 2 स्टेप बनेगा। जैसे ए का मान क्या है, पहला में 12, 12 बराबर बी का मान कितना है, 8 गुने क्यू का मान 1 प्लस आर का मान कितना है, 4। तो हमारा पहला स्टेप क्या, यहाँ पे शेषफल 0 हुआ, नहीं हुआ। फिर दूसरा डब्बा से दूसरा स्टेप, इसमें ए का मान कितना होगा, 8, बी का मान कितना होगा, 4, क्यू का मान कितना होगा, 2, और शेषफल कितना हो जाएगा, 0। तो 8 बराबर 4 गुना 2 प्लस 0। अब चूँकि यहाँ पे शेषफल 0 हो गया है, तो इस कंडीशन में जो अंतिम भाजक होगा वही क्या होता है, हमारा मौसम। यहाँ शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया, तो इस कंडीशन में भाजक क्या है, 4 है। भाजक, अंतिम भाजक बेहतर रहेगा लिखना, अंतिम भाजक 4 है, तो मौसम क्या हो जाएगा, मौसम हो जाएगा 4। मौसम क्या हो जाएगा, 4। चलिए इससे क्वेश्चन करते हैं। पहला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तरीका है। बताइए क्या तरीका, किस चीज़ को निकालने का तरीका है, क्या लसो या मौसो, मौसो अभी तुरंत बताया, मौसो निकालने का तरीका। चलिए भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। अभी तुरंत बताया था, आर का जो मान है, शेषफल जो है वो 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन क्या होगा, बी से छोटा होगा भाजक से। कौन सा ऑप्शन, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो। चलिए ये तो ऑब्जेक्टिव था, इससे यूक्लिड से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आजा, चलिए ठीक, पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मौसम निकालना। चलिए निकालते हैं। क्या करना, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है ना, जैसे आपका ये सीट है, आपका ये पेज है, क्या करेंगे, पेज के राइट साइड में आपको इसको भाग विधि से बनाना है। क्या करेंगे, भाग विधि से, पेज के राइट साइड में आपको भाग विधि से बनाना है। क्या हमारा 135 और 225, 135 और 225 में
बड़ा क्या है 225, तो बड़ा को हमेशा अंदर रखते हैं क्योंकि बड़ा भाज्य होता है हमारा। ठीक, 1 से लगेगा 135, घटेगा 12 में से 3 गया 9, अब क्या होगा 135, ये 90, 45, 45 दूना 90, तो आपका मौसम क्या हो गया 45। ठीक है, आपको पता है कि अंतिम भाजक ही क्या होता है मौसम, लेकिन अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, आपको यूक्लिड से बनाना है तो आपको स्टेप लिखने होंगे। ठीक है, स्टेप कैसे लिखेंगे समझिए। इस दोनों में जो बड़ा वैल्यू होता है ना वो ए का मान होता है, क्यों ए, क्योंकि भाज्य होता है। ए क्या होता है भाज्य, ए क्या होता है भाज्य, बी क्या होता है, बी होता है भाजक, क्यू क्या होता है, क्यू होता है भागफल, और आर क्या होता है शेषफल। शेषफल को आर से दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा साइड में। अब ध्यान दीजिए, ए और बी का वैल्यू पहले क्या करेंगे फाइंड करेंगे, तो जो बड़ा वैल्यू होगा वो ए का वैल्यू होगा 225 और बी का मान क्या हो जाएगा 135। चलिए अब क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा। ए का मान, अब देखिए जितना स्टेप कितना होगा सर, तो जितना डब्बा यहाँ पे बनेगा ना, मैं आपको ठेठ लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जितना डब्बा बनेगा उतना स्टेप यहाँ बनेगा। ठीक है, और हर एक स्टेप को लिखने के लिए आपको उस नंबर के डब्बा को देखना है। जैसे हम पहला स्टेप अब लिखने जा रहे हैं तो पहला डब्बा को देखेंगे, पहला डब्बा में ए का मान कितना है बताओ 225, पहले डब्बा में ए का मान 225, बी का मान कितना है 135, बी क्यू का मतलब क्या हुआ बी गुना क्यू, क्यू का मान कितना है 1, अब प्लस आर, आर का मान कितना 90। ठीक, अब दूसरा स्टेप लिखेंगे दूसरा डब्बा की मदद से। दूसरा डब्बा में ए का मान कितना है 135, बी का मान कितना है 90, गुना क्यू का मान कितना है 1, अब प्लस आर का मान कितना है 45। ठीक, अब तीसरा स्टेप लिखना है, तीसरे डब्बा की हेल्प लेंगे। तीसरा डब्बा में क्या है ए का मान 90, बी का मान 45, क्यू का मान 2 और ये शेषफल आपका क्या हो गया 0। अब यहाँ पे हुआ क्या, शेषफल आपका 0 हो गया। तो इस कंडीशन में जो अंतिम भाजक होता है, जो बी का मान होता है, वही क्या होता है मौसम। तो क्या लिखेंगे, चूंकि अंतिम भाजक क्या है 45 है 45 है, अतः 135 कमा 225 का जो मौसो होगा ना, 225 का जो मौसो है वो क्या होगा 45 होगा। क्या हो जाएगा बेटा 45। ठीक, समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग घर पे करिएगा। ठीक, ठीक है, ये भी आपको घर पे करना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके इसको खुद से बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो आप कमेंट में इस क्वेश्चन को लिख के भेजिएगा, मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, हाँ, तो इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब अगला देखते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, ये भी यूक्लिड से संबंधित है। अब अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपका जो सेक्शन 2 था वो भी कंप्लीट हो चुका, सेक्शन 2 भी क्या हो गया कंप्लीट।
हमने अभी तक 2 खंडों को पढ़ लिया। पहला खंड क्या था? संख्याओं के प्रकार, और उससे संबंधित हमने क्वेश्चंस को किए। दूसरा खंड क्या था? दूसरा खंड था हमारा यूक्लिड विभाजन से मौसा निकालना। क्या था? यूक्लिड विभाजन से मौसा निकालना। अब तीसरा है अभाज्य गुणनखंड से मौसा तथा लौसा निकालना। चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने आता है तो फिर तभी आप उससे मौसा और लौसा निकाल सकते हो। अभाज्य गुणनखंड निकालना आपको आना चाहिए। चलिए, अब ये जो सवाल है ये बोर्ड परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे गए सवाल है। मैं आपको कुछ सवाल, बेसिक सवाल देता हूँ, आप पहले उसका करके दिखाइए, उसके बाद हम इस सवाल को भी करेंगे। जिन बच्चों को अभाज्य गुणनखंड या किसी भी कैलकुलेशन में दिक्कत होता है तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। मैं स्पेशली आप लोग के लिए वो कैलकुलेशन का वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप एक सिंपल नंबर 100 का अभाज्य गुणनखंड करके बताइए। किससे लगेगा बेटा? 2 से लगेगा। क्या हो जाएगा? 50। फिर किससे लगेगा? 2 से। क्या हो जाएगा? 25। अब किससे लगेगा? 5 से। तो 100 को क्या लिख सकते हैं? 2 कितनी बार आया है? 2 बार। 2 गुना 2, 5 भी 2 बार। तो 2 की घात 4 और 5 की घात 2 की घात 2, क्योंकि 2 बार आया है तो 2 की घात क्या होगा? जितनी बार आएगा उतनी घात हो जाएगी, ठीक है। 2 की घात 2, 5 भी 2 बार आया है तो 5 की घात 2। तो ये हुआ अभाज्य गुणनखंड करना, ठीक है। एक आप लोग करके दिखाओ जल्दी। 144 करिए जल्दी। 144 का अभाज्य गुणनखंड, 144 का अभाज्य गुणनखंड करिए। किससे लगेगा? 2 से। 2 7 14, 2 दूना 4। फिर किससे लगेगा? 2 से। 36। अब 18 से, अब 9 से, अब 3 से। तो 144 को क्या लिख सकते हैं? 2 कितनी बार आया है? 4 बार। तो आप डायरेक्ट लिख दो 2 की घात 4। 3 कितनी बार आया है? 2 बार। तो 3 की घात 2, ठीक है। ये आपका हो गया। ये बेसिक सवाल है, ठीक है। अब हम आते हैं इस सवाल की ओर। क्वेश्चन है 3825 मतलब 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना। देखिए क्या इकाई अंक 0 2 4 6 8 है? नहीं है, 2 से नहीं कटेगा, ठीक। 3 से चेक करते कटेगा कि नहीं। 3 से चेक करने का नियम है अंकों को जोड़ते हैं। तो 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18। तो 18 3 से कटता है, इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा? 3 से कटेगा। तो 3 से लगाइए बेझिझक। 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये 2 और 2 22, ठीक है। 3 7 21, 1 5 15, 3 5 15। फिर से अंकों को जोड़ के चेक करिए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 7 5 12, 2 14 1 15 कट जाएगा। तो 3 से लगाइए। 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 2 7 4 11। अब ये 3 से नहीं कटने वाला, तो किससे लगाएंगे? 5 से लगाएंगे। 5 8 40, 5 6 25, 17 5 85, ठीक। अब 17 चूँकि अभाज्य संख्या खुद है तो हम इसके आगे अब लगाने की सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि खुद अभाज्य संख्या 17 है, ठीक। तो 38 25 को क्या लिख सकते हैं? 38 25 को लिख सकते हैं 3 2 बार है तो 3 की घात 2, 5 भी 2 बार है तो 5 की घात 2 गुने 17, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए एक और सवाल आप बनाइए। तो एक और सवाल बनाइए आप।
हट जा। चलिए, इस क्वेश्चन को आप लोगों को घर से बनाना है, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ जिसको आपको अभी बनाना है। 5005 5 से लगेगा, अब किससे लगेगा बताइए? 7 से। 5 से तो लगेगा नहीं, 7 से चेक करते। 7 एकम 7, 3 0 30, 7 चौक 28, 2 और 1 के साथ दिया 21, ठीक है। क्या 7 से लगेगा? अब नहीं लगेगा। अब किससे चेक करेंगे? 11 से चेक करेंगे। 11 एकम 11, 3 और 3 33, 11 दिया 33। तो 5005 को आप लिख सकते हो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ठीक है। हाँ, ये होमवर्क रहेगा, आप लोग घर से बनाएंगे इसको, ठीक है। चलिए, अब हम एक फॉर्मूला का जिक्र करते हैं। एक फॉर्मूला, का जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उस क्वेश्चन को बनाएंगे। एचसीएफ और एलसीएम के बीच एक रिलेशन है, मतलब दो संख्याओं के और एचसीएफ और एलसीएम के बीच रिलेशन क्या है? रिलेशन है कि दो संख्याओं का एचसीएफ गुने उन दो संख्याओं का लॉस, मतलब कि एलसीएम उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब मान लीजिए कोई दो नंबर है, उसका एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होगा ना, वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर होता है ए गुने बी। यहाँ ए क्या है? ए है आपकी संख्या, पहली संख्या मान लो। ए क्या है? पहली संख्या। और बी क्या है? दूसरी संख्या। ए क्या है? पहली संख्या, और दो क्या है? दूसरी संख्या, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कभी आपको एचसीएफ दे देगा, दो संख्या दे देगा और पूछेगा एलसीएम बताओ। कभी एलसीएम दे देगा, दो संख्या दे देगा, पूछेगा एचसीएफ बताओ, ठीक है। तो आपको वहाँ पे ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला काम आने वाला है। चलिए देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, तो बोला है कि इन दोनों संख्याओं का आप क्या निकालो? एलसीएम। तो आपको पता है फार्मूला, पता है ना आपको? एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर होता क्या है? ए गुना बी। पहली संख्या ए आपका कितना दे रखा है? 306, और बी कितना दे दिया है? 657, और एचसीएफ भी दे दिया है 9। हमको निकालना है क्या है? एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? ए गुना बी, ये गुना में भाग में आ जाएगा, बट्टे एचसीएफ। ए कितना है? 306, बी कितना है? 657, बट्टा एचसीएफ कितना दे रखा है? 9, ठीक है। अब इसको काटते हैं। 9 तिया 27, 3 6 36, 9 चौक 36, 34 को आप गुना करिए किससे? 657 से। जो रिजल्ट आएगा वही क्या हो जाएगा आपका? इन दो संख्याओं का एलसीएम। आप गुना कर लो, 657 गुना 34, 7 चौक 28, 8 2 4 5 20, 2 22, 2 6 चौक 24, 2 26, 3 7 21, 2 3 5 15, 2 17, 1 3 6 18, 1 19, 8 3 13 का 3 1, 9 2 11, 1 12, 1 1 2, 22 33 8। इसका आंसर कितना हो गया? 22 33 8। मतलब आपको एचसीएफ एलसीएम में से कोई एक वैल्यू दिया रहेगा और दूसरा वैल्यू निकालने के लिए कहेगा। इसी प्रकार के कुछ और भी प्रश्न हैं जिनको आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। जैसे एचसीएफ दे रखा है 2 और एलसीएम पूछा है, ठीक है।
चलिए अब अगला क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड से संबंधित है। कह रहा है कि 96 तथा 404 का मौसो और लौसो ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। 96 का अभाज्य गुणनखंड करिए, क्या हो जाएगा 48, 24, 12, 6 और ये क्या हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से 404 का करेंगे, 2 से लगेगा, उसके बाद फिर 2 से लग जाएगा। अब 101 खुद में अभाज्य संख्या है तो यहाँ पे अब लगाने की नीड नहीं। अब क्या करना है, 96 को क्या ले सकते हैं, 2 कितने बार, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुने 3, 404 क्या ले सकते हैं, 2 की घात 2 गुना 101। इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा, आप देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 की घात 2 इसमें भी है इसमें भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 की घात 5 है तो 2 की घात 5 को ले सकते हैं ना, 2 की घात 3 गुना 2 की घात 2, तो कहीं ना कहीं इसमें भी 2 की घात 2 है और इसमें भी क्या है 2 की घात 2 है, तो कॉमन हो गया 2 की घात 2, मतलब एचसीएफ कितना हो गया इसका 4। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में हम सारे बेस को लेते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका एचसीएफ एलसीएम का जो बेसिक्स वाला सवाल है ना, कैलकुलेशन वाला, वो भी आप उस पर जाके देख सकते हैं जिसको भी इसमें दिक्कत आ रही है। एलसीएम मैक्सिमम पावर आपको लेना है, सारे बेस का मैक्सिमम पावर, तो 2 में मैक्सिमम क्या है, 2 की घात 5, फिर 3 और गुने 101। जब आप इन सब नंबरों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम भी निकल करके आ जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसो हो गया, आप इसको निकाल सकते हैं 12, 15, 21। ठीक है, इसी प्रकार और भी क्वेश्चंस, ठीक। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा वास्तविक संख्या चैप्टर को 4 खंडों में बांट के पढ़ा, जिसमें से 3 खंड को हमने पढ़ लिया है। पहला क्या था, संख्याओं के प्रकार, उसके बाद क्या पढ़ा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसो निकालना, उसके बाद क्या पढ़ा, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसो और लौसो निकालना। ठीक है, अब एक खंड बचा हुआ है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। ठीक है, इसकी बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जो है जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको आप घर पे ट्राई करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को समझ आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।